तो जैसा कि मैंने आपके लिए DFCCIL मेडिकल के लिए एक वीडियो बना दिया था, मैंने कहा था कि मैं DV के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, आज DV के लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो 3 पार्ट में होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा रियल टाइम एक्सपीरियंस कि आप जब वहाँ जाएंगे तो रियल में आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। ठीक है। और दूसरा पार्ट ये होगा कि आपको जो DV लिस्ट में चेकलिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट की, उसके बारे में मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और उसमें कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है वो बताऊंगा। ठीक है। और थर्ड नंबर पे मैं ये बताऊंगा कि यूट्यूब पे जो बाकी वीडियोस दिए हुए हैं उसमें से और अब में क्या अंतर है, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे तो उसमें और इस बार जो DV हो रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है। उनके टाइम पे 2 साल 3 साल पहले जो DV हुआ था वो उस हिसाब से बता रहे हैं, और मैं बताऊंगा कि इस हिसाब से जो अभी 2022 में हो रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस। तो देखिए, आप जैसे जाएंगे, आप 8:30 9 बजे तक पहुंच जाइए। 9:30 बजे आपको एंट्री हो जाएगी और वहाँ पे बिल्कुल ऑफिसर वाला फील आएगा कि हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आपसे कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं मांगी जाएगी, बस थोड़ा सा रजिस्टर में एंट्री कराना होता है बस। बाकी ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड देखेंगे फिर आपका ID वगैरह देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया जाएगा, सिक्योरिटी बैठा देगी। फिर लगभग भाई 10 बजे के आसपास जब सब लोग आ जाएंगे तो एक HR की टीम आपके पास आएगी। वो आपको एक प्रिंट आउट देगी, तो उसमें मतलब प्रोफार्मा होगा पूरा, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बस समझ लीजिए पेन पेपर से वो भरना है। ठीक है। तो आप उसको फिल करिए। तब तक आपके समझ लीजिए 2 लोग और आएंगे, तो जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है CBT के टाइम पे, बस वैसे ही आपका वेब कैम और थंब प्रिंट वगैरह लगा के वेरिफिकेशन करा जाएगा। ठीक है। तो वो एक एक बंदे को बुला के वो कर लेंगे। आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका जो रैंक है, रैंक के हिसाब से वो एक एक को कॉल करते हैं, तो आपका ऐसे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद वापस से आपको आके बैठ जाना है। फिर HR की टीम आपको एक फाइल दे देगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, पहले से पोस्ट लिखा होगा और रोल नंबर लिखा होगा, इतना लिखा होगा। उसके अंदर आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगा होगा, पहले से ही आपको नहीं लगाना है, लगा होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा कि हाँ, आप जो एक पूरा इस कॉपी जो फोटो कॉपी है उसको एक अलग कर दीजिए सेट, और एक जो ओरिजिनल है उसको अलग कर लीजिए। इतना आपसे बोला जाएगा, आराम से करके बैठिए। फिर चाय नाश्ता वगैरह आएगा, चाय नाश्ता करिए। फिर 3 लोगों की एक टीम आएगी। ठीक है। और वो एक राउंड टेबल पे बैठेंगे, उस पर 4 चेयर होंगी, 3 वो लोग होंगे और एक आपके लिए होगी। फिर एक एक करके वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेके जाने हैं, फोटो कॉपी का वहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है। और आप जब ऑनलाइन वो फोटो कॉपी जो प्रिंट आउट देंगे HR, उसकी उसमें जो आप एंट्रीज करेंगे उसमें जो परसेंटेज वाला कॉलम है, हाई स्कूल इंटर, भले फॉर्म भरने के टाइम पे आपका हल्का फुल्का गड़बड़ हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि वही वाला मैं इसमें भी भर दूँ, नहीं। बिल्कुल जो उस टाइम आप कैलकुलेट करके निकालिएगा, जो उस समय आएगा उसी को आपको एंट्री करना है। अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है। और पॉइंट के 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट तक आपको लिखना हुआ है, नंबर लिखना है। ठीक है। इतना करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे एक्चुअल वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ पे वो प्रिंट आउट भी लेके जाना है और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आप वहाँ पे बैठेंगे, आपसे वो पहले तो आपकी फाइल ले लेंगे। ठीक है। तो प्रिंट आउट जो मैं बता रहा था वो ले लेंगे। ठीक है। फिर आपके एक एक करके तीनों लोग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। अब देखिए, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट इन्होंने मंगवाई है, लेकिन वेरिफिकेशन में आपसे एक भी बार नहीं मांगेगा। आप दोगे भी तो कहेंगे कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट लाओ लास्ट ईयर वाली। ठीक है। तो वो आपको देना है, लेकिन लेके जाना है, अब लिखा है तो लेके जाना ही है, वो नहीं देखेंगे वैसे। ठीक है। तो वो आपसे एक एक करके ले लेंगे, फिर अपना वेरीफाई करके जो भी है देख लेंगे, सब ओके होगा, आपसे बता देंगे ओके। फिर आपसे मेन चीज़ क्या कराएंगे, आपके जहाँ जितने भी परसेंटेज उसमें लिखे हैं आपको कैलकुलेटर देंगे। कहेंगे कि ये नंबर है ग्रॉस नंबर, इसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे, फिर उनको दिखाना होता है। तो वो अगर गड़बड़ हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, बस ये है कि उसको कट करके फिर आपसे लिखवाएंगे, फिर आपसे साइन कराएंगे। तो इतना मतलब नहीं पड़ना चक्कर में, तो पहले से ही आप सही लिख के जाना, पहले जो भी लिखा हो CBT के टाइम पे। ठीक है। इतना करना है बस, फिर आपको वापस भेज देंगे। ठीक है। फिर HR आपसे कहेंगे कि आप अपनी फाइल में जो फोटो कॉपीज़ हैं, क्योंकि ओरिजिनल का काम हो गया वो अब रख लीजिए, जो फोटो कॉपीज़ हैं वो आपको वहाँ पे लगाने हैं। ठीक है। एक पूरा पूरा सेट करके, हाँ, तो आपको पूरा फोटो कॉपी का सेट लगा के उस फाइल में HR को सबमिट करना है, सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है। हर डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्ट करना। फिर क्या होगा कि आपको फिर वेट ही करना है, तो HR की टीम पहले एक एक फाइल हर बंदे की वहीं पे चेक करके, किसी में साइन नहीं होगा, किसी में जो भी दिक्कत होगी वो आपको कॉल करके वो करवा लेंगे साइन। ठीक है। फिर वो सारी फाइल उठा के आपकी, कोई मतलब हाई लेवल का होता होगा वो कॉन्फ्रेंस रूम में तो नहीं आता, लेकिन सारी फाइल उनके पास जाती है वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर आपको 2-3 घंटे इंतजार करना है, उसी के बीच में लंच ब्रेक होगा, कैफेटेरिया है, आप वहाँ पे वेट करिए। देखिए 3 तो आपको बज ही जाएगा, चाहे जितनी जल्दी हो जाए, 3 बजे के पहले वो नहीं फ्री करेंगे आपको। ठीक है। फिर क्या होगा, लास्ट में आप वहाँ पे बैठे होंगे तो 3 बजे के आसपास
आपकी फाइल वगैरह लेके दी नहीं जाएगी, लेकिन लेके आ जाते हैं और हाँ मतलब वेरिफिकेशन डन हो गया समझ लीजिए। फिर आपका मेडिकल के लिए जो नेक्स्ट डे मेडिकल होगा, मैंने वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वो जो रिसीव्ड कराते हैं आपका 4 पेज का होता है प्रोफॉर्मा पूरा प्रिंट आउट, वो आपको देंगे, आपसे साइन करा लेंगे, रिसीव करा देंगे, आपसे बता दिया जाएगा कि हाँ 8 बजे आपको पहुँचना है खाली पेट। अगर नहीं भी बताते तभी आपको खाली पेट ही जाना है, ठीक है। तो बस वेरिफिकेशन तो ऐसे ही होगा रियल टाइम, ठीक। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि चेकलिस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ एक बार। तो देखिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, लैपटॉप है मेरे सामने, आप देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे जो डीओबी सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे एक ये कन्फ्यूज़न आता है कि डीओबी मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है या फिर सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट से काम चल जाएगा। तो देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट से पक्का काम चल जाएगा। मैंने एक वीडियो अपने टाइम पे देखा था तो उसमें बता रहे थे कि दोनों लेके जाना ये वो, फिर बहुत दिक्कत हुई थी मुझे, मैंने फिर बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे एक भी होगा आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, फिर भी यार जब डीवी होता है ना तो आ जाता है कि इसकी वजह से दिक्कत ना हो, इसकी वजह से दिक्कत ना हो, तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उस पर डीओबी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में मत पड़ना, बहुत दौड़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा SC ST OBC अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, तो देखिए मैं तो यूआर कैंडिडेट हूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हालांकि आपको तो पता ही होगा यार, वो तो आप बनवाते ही होंगे अपना एज रिलैक्सेशन के लिए जो सर्टिफिकेट SC ST OBC बनते हैं। वो थर्ड पॉइंट है, उसमें भी OBC सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि हाँ कब से कब तक होना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट्स होंगे एलिजिबल उनको आराम से पता होगा, ये सब चीज़ें तो पता है आपको, ठीक है। फोर्थ नंबर फिर EWS सर्टिफिकेट, तो वो भी जो होगा क्लेम करने वाला उसको भी पता होगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं बोथ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए यहाँ पे CBSE बोर्ड में, मैं भी CBSE बोर्ड से हूँ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, उनको लगता है कि 10th में एक ही हम लोगों को मिलता है, वही उस पर लिखा भी होता है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, वही सर्टिफिकेट है वही मार्कशीट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट का है, मार्कशीट है तो सर्टिफिकेट का है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के चक्कर में नहीं पड़ना कि जाएंगे फिर पूछेंगे कि सर यही है सर्टिफिकेट है, यही मार्कशीट है। मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि ऐसा करें कि ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों वही होता है। बाकी यूपी बोर्ड में या और भी कोई बोर्ड होता होगा तो अलग से सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा, ठीक है। और 12th अगर आपने किया है तो 12th का भी सेम आपको लेके जाना है। फिर 6 नंबर पे आते हैं कि फाइनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो देखिए फाइनल सर्टिफिकेट जो आपका जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ITI या डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, तो उसका आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, होगा ही आपके पास, ठीक है। 7th नंबर पे मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, हर सेमेस्टर की मार्कशीट। तो देखिए लास्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो बोर्ड देता है अपनी तरफ से, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आता है। और जो पर सेमेस्टर या पर ईयर की मार्कशीट होती है, जैसे 3 साल का डिप्लोमा होता है तो 3rd ईयर की जो मार्कशीट होती है वो कंसोलिडेटेड बोर्ड देता है, लेकिन 1st और 2nd ईयर की मार्कशीट कॉलेज देता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, डाउट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारी मार्कशीट चेक भले ना हो लेकिन लेके जाना है, क्योंकि फोटोकॉपी तो सबमिट होती ही है, तो वो तो है। 8 पॉइंट पे आता है कि इफ एनी यूनिवर्सिटी ग्रेड, अच्छा ये CGPA वाला, ये भी CBSE वाले में जो 10th की मार्कशीट है उसमें ग्रेड आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, CGPA आता है तो CGPA में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, वो जब वेरिफिकेशन करेंगे तो आपसे पूछेंगे, अगर आपका CGPA में है तो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, कहेंगे मुझे ये दिखाओ कि ये CGPA से परसेंटेज में कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो CBSE की 10th की होती है मार्कशीट, तो उसमें बगल में ही लिखा होता है, तो मैंने कह दिया सर ये है, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे वो नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको इंस्टीट्यूट से वो कन्वर्जन फार्मूला और फिर प्रिंसिपल या डायरेक्टर का साइन ऐसे अटेस्ट करा के जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि हर मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे मेरे ख्याल से लिखा ही होता होगा यार, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और फिर आपका आता है 9th में स्पेशलाइजेशन। अब ये भी है यार, सबकी यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है उस पर स्पेशलाइजेशन तो लिखा ही होता है कि आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ITI फिटर या किस में किया है, तो लिखा ही होता है। अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको इंस्टीट्यूट से लिखवाना है और उनके साइन कराना है। आप जाएंगे तो उनको पता होगा, तो प्रिंसिपल या डायरेक्टर का साइन अटेस्ट होना चाहिए और वो लिख दें कि हाँ भाई इस स्पेशलाइजेशन में इन्होंने किया है, हालांकि लिखा होता है वो तो सब पे। 10th पॉइंट है कि इन केस पर अच्छा प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल मार्कशीट है आपकी, ठीक है, तो फिर मतलब फाइनल सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। प्रोविजनल आपके सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज ने दिया ही होगा, तो बस कॉलेज से एक और चीज़ लिखवाना है कि हाँ इनका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो अभी इशू नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए इनको ये जो प्रोविजनल है ये प्रोवाइड किया गया है। उसमें फिर डायरेक्टर या प्रिंसिपल अपना अटेस्ट कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। 11th पॉइंट आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और प्रोविजनल शुड कंटेन दी डेट ऑफ इशू। अच्छा, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट जो है और मार्कशीट जो है उस पर डेट ऑफ इशू लिखा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी, जो आपने कॉलेज से हर सेमेस्टर की मार्कशीट निकाली उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो सर्टिफिकेट पे नीचे लिखा ही होता है कि हाँ इस डेट में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और इन केस अगर नहीं होता है तो फिर वही प्रिंसिपल या डायरेक्टर से आपको लिखवा के साइन कराना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बोर्ड से आते हैं
उसमें तो लिखा होता है डेट ऑफ इशू, लेकिन जो हम कॉलेज से बनवाते हैं पर सेमेस्टर की मार्कशीट या पर ईयर की मार्कशीट, उसमें नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पे एक और आता है कि यार ये तो दिक्कत है, इसमें तो इशू लिखा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोर्ड से आता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होना चाहिए। और जो ये हम पर सेमेस्टर या पर ईयर की निकलवाते हैं, इसमें नहीं भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पे लिखा भी होता है, कुछ जगह पे मेरे में भी नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें मेन सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ इशू लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 17 नंबर पे आता है कि हाँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में है, तो फिर आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर या नोटरी से उसको अटेस्ट कराना है, तो वो भी आप जानते हैं। 13 पॉइंट है कि कैंडिडेट सुपर एम्प्लॉयड, अच्छा किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, PSU, ऑटोनोमस बॉडी में अगर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा जो एलिजिबल होंगे। फिर 14 नंबर पे आपका एक्स सर्विस मैन के लिए, तो उसमें भी NOC आपको पता ही होगा। 13 पे आपका PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बनवाना होता है। फिर 16 पे आपका कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड इशू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि उसको गायब कर दे, नहीं भाई, गायब नहीं करना है। आप जॉब करने जा रहे हो तो 2-3 प्रिंट आउट की चिंता नहीं करना, पूरा का पूरा एज इट इज़ प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। और लास्ट वाला जो एक SC/ST क्लेम करते हैं, मतलब अपना जो फेयर वगैरह के लिए होता है, तो उसको स्किप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिएगा उसको। बाकी पूरा इंस्ट्रक्शन वाला प्रिंट आउट और बाकी सारा प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, ठीक है। फिर आपका एक कन्फ्यूज़न आता है कि जो आपका CBT के टाइम का एडमिट कार्ड है, उसका प्रिंट आउट ले जाना है। तो देखो यहाँ पे मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था, मैं 2-3 दिन पूरा लग के वही वाला CBT एडमिट कार्ड ढूंढा हूँ। हालांकि मेरे पास प्रिंट आउट था, मतलब नया वो जो पहले इशू हुआ था उसका मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में था। लेकिन हुआ क्या, मेरे दिमाग में आया कि यार उस समय जो निकलवाया था उस पर आपका जो रूम नंबर, जब CBT देने जाते हैं तो रूम नंबर लिखते हैं और सीट नंबर लिखते हैं। मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़रूरत होगी, तो 2-3 दिन ढूंढा, हालांकि वो मिल गया और मैं एक फ्रेश कॉपी भी निकाल के गया था। तो मैंने वहाँ पे यार थोड़ा फट गया था, तो मैंने वहाँ पे पहले फ्रेश कॉपी थी, मैंने सोचा अगर कुछ होगा तो फिर वो वाला दे देंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फ्रेश कॉपी निकाल के जाइए। वो सबमिट भी मेरा हो गया और वो मेरे पास रखा हुआ है जो मैं CBT के टाइम पे लेके गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि वही वाला ढूंढना होता है कि नया निकलवा लें, तो नया निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश कॉपी लेके जाइए बिल्कुल, ठीक है। उसमें भी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है सब लेके जाइए, बिल्कुल स्किप मत करना उसको, पूरा का पूरा लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। इसको एक एनवेलप में लेके जाना, उस पर अपना नाम लिखना और पोस्ट लिखना और रोल नंबर लिखना। ऐसे ही नहीं कि यहाँ 5 फोटो लेके गए, पेपर में लपेट के दे दिया, नहीं, एक अलग से एनवेलप ले लेना जिसके यहाँ से बनवाना, ऐसे लेके जाना है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड सॉरी आधार कार्ड लेके जाना। पैन कार्ड अगर नहीं है तो रिसिप्ट जो निकलती है, मतलब आप जैसे ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो शॉप वाला आपको एक रिसिप्ट दे देगा। अगर आप खुद से भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी एक आता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तो रिसिप्ट वहाँ पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यानी अदर सर्टिफिकेट है स्पेसिफाइड, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना ही आपको लेके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब पार्ट 3 पे आते हैं कि और वीडियोज़ जो यूट्यूब पे हैं उनमें और इनमें क्या अलग अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये अलग है कि वहाँ पे बताते हैं कि ये जो सेट है आपका, वो 3 फोटोकॉपी का सेट लेके जाइए। तो मैंने भी देखा था अपने टाइम पे, तो मैं भी 2 लेके गया था। मैंने सोचा चलो, इसमें एक ही मांग रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक लगाने को लिखा हुआ है कि ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स, ठीक है। तो एक ही लिखा हुआ है और ऊपर लिखा भी हुआ है कि एक प्रतिलिपि, मतलब एक फोटोकॉपी हर चीज़ की। तो आप एक सेट लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो 2 लिए जाइए, हालांकि कोई काम नहीं है, सिर्फ एक लेके जाइए। ओरिजिनल आपके पैनल मेंबर जो 3 आएंगे वो देख लेंगे, और जो फोटोकॉपी का सेट है वो आपका HR सबमिट कर देगा फाइल में। तीसरी कॉपी का कोई मतलब नहीं, मेरे पास भी पूरा रखा हुआ है। दूसरा आता है सेल्फ अटेस्ट। मैंने एक वीडियो देखा, फिर मैंने कमेंट किया कि सर सेल्फ अटेस्ट पहले से करके ले जा सकते हैं या फिर वहाँ पे बैठ के करना है। तो उन्होंने ये कमेंट का रिप्लाई किया कि पहले से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, वहाँ पे करना। वो अलग से आपको टाइम देंगे, टाइम हर चीज़ के लिए मिलेगा, मोर देन सफिशिएंट टाइम होगा आपके पास। वहीं पे सेल्फ अटेस्ट करना, घर से करके मत जाना, ठीक है, वरना फिर वाकई में दूसरी फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी। यार तुम खुद सोचो, सेल्फ अटेस्ट है तो उनके सामने ही तो अटेस्ट करोगे, घर से कैसे कोई करके ले जा सकता है। तो अटेस्ट आपको वहीं पे बैठ के करना है। तीसरा आता है कि एक जगह पे लिखा है कि 10 फोटोज लेके जाओ। 10 फोटो लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 फोटो सबमिट कर लेगा, 1 फोटो फॉर्म में लगता है। मान लो 6 फोटो 7 फोटो मोर देन सफिशिएंट है। 10 ऐसा ले भी जा सकते हो, क्या फोटो कोई दिक्कत तो है नहीं ले जाने में, लेकिन फिर भी 10 फोटो का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। वरना दिमाग में आता है यहाँ पे 5 लिखा है, वहाँ पे 10 फोटो, ऐसा कुछ नहीं है। 10 फोटो मोर देन सफिशिएंट, सॉरी 5 से 6 फोटो मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपका DOB सर्टिफिकेट वाला मैंने बता दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना, वो भी कुछ जगह बताया हुआ है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, वो भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया वीडियो, और बाकी जो मेडिकल का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बना चुका हूँ मैं,
तो बस बिल्कुल ऐसे ही आपका डीवी होगा, क्योंकि काफ़ी डीवीज आने वाले हैं अभी 20 अक्टूबर तक। कोई चीज़ टेंशन मत करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है।